नमस्कार, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल विकल्प एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। भूगोल विषय की श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दूसरी प्रमुख अद्वैतवादी परिकल्पना, जिसे निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है, उसका उल्लेख, विवेचना और विस्तृत अध्ययन आज हम भूगोल की इस श्रृंखला से करेंगे। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने बात की थी कांट महोदय की वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो प्रकार की परिकल्पनाओं, संकल्पनाओं का उल्लेख विभिन्न देशों के विद्वानों ने किया है। उसमें से अद्वैतवादी परिकल्पना का मानना ऐसा है कि संपूर्ण सौर मंडल की जो उत्पत्ति हुई थी, विभिन्न ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई थी, वह एक ही तारे से हुई थी। इसी कारण से इसे अद्वैतवादी परिकल्पना कहा जाता है। इसके विपरीत द्वैतवादी परिकल्पना में कहा जाता है कि संपूर्ण सौर मंडल की उत्पत्ति जो है वो दो तारों के सहयोग से हुई है। तो अद्वैतवादी परिकल्पना के संदर्भ में पहला प्रयास कांट महोदय ने किया था, जिसका उल्लेख पिछले अध्याय में हमने किया था। इस अध्याय में आज हम बात करेंगे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बारे में। यह भी एक अद्वैतवादी परिकल्पना है। पियरे सिमोन लाप्लास यह एक फ्रेंच विद्वान थे तथा यह एक गणितज्ञ भी थे। इन्होंने अपनी निहारिका परिकल्पना का उल्लेख अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया था। आज हम जानेंगे लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बारे में। क्या है निहारिका परिकल्पना? इस परिकल्पना का प्रतिपादन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 1796 ईस्वी में लाप्लास ने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया था। इनके द्वारा लिखी गई ये किताब थी। इसी में इन्होंने अपनी परिकल्पना का विस्तृत रूप से उल्लेख किया था। इनके अनुसार ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल तप्त निहारिका गतिशील थी। ये अपनी परिकल्पना का प्रारंभ करते हैं तो बताते हैं कि पहले से ही ब्रह्मांड में एक विशाल तप्त निहारिका गतिशील थी। एक बहुत बड़ी गर्म निहारिका जो बहुत ज़्यादा आकार में बड़ी थी, विशाल थी, वो गतिशील थी। इन्होंने पहले से ही अपनी परिकल्पना में मान लिया है कि एक तप्त निहारिका जो गतिशील थी वो ब्रह्मांड में विद्यमान थी। यह निहारिका लगातार शीतल होकर, आगे ये कहते हैं कि यही निहारिका जो तप्त थी वो लगातार शीतल होने लगी और आकार में सिकुड़ती गई। दोनों बातें ये स्वयं कहते हैं। पहले ये कहते हैं कि यह एक विशाल तप्त निहारिका गतिशील थी, फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया, समय आगे बढ़ता गया तो इनकी जो निहारिका थी ये लगातार शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। विकिरण के द्वारा, चूँकि वो पहले गर्म थी तो उसमें विकिरण की क्रिया भी होती थी, चारों तरफ उसकी जो गर्मी थी वो फैल रही थी। इसके द्वारा ऊष्मा का क्षय होने लगा, गर्मी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी। ये कारण बता रहे हैं कि वो शीतल क्यों होने लगी, क्योंकि उसमें विकिरण के द्वारा ऊष्मा का क्षय हो रहा था, ऊष्मा धीरे धीरे उसमें कम हो रही थी, जिससे इसका बाहरी भाग बहुत ठंडा हो गया। जो निहारिका थी वो बहुत बड़े आकार की थी और उसका जो बाहरी हिस्सा था वो धीरे धीरे करके ठंडा होने लगा। ऊपरी भाग ठंडा होने के कारण अत्यधिक घना हो गया। अब धीरे धीरे चीज़ सिकुड़ेगी तो वो ठोस और घनी होती जाएगी और अपने निचले भाग से तापमान में अंतर स्थापित कर लिया उसने। कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी जो निहारिका थी वो ऊपर की तरफ से धीरे धीरे करके ठंडी होने लगी, जिससे कि जो निहारिका का निचला हिस्सा था और ऊपरी हिस्सा था, उन दोनों का जो तापमान था उसमें अंतर आ गया। धीरे धीरे करके ऊपर वाला हिस्सा ठंडा हो गया और नीचे वाला हिस्सा अभी भी गर्म था, जिससे सिकुड़ते मध्य भाग से एक छल्ला निहारिका से अलग हो गया
और निहारिका का चक्कर लगाने लगा। इनका कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, इनका कहने का मतलब यह है कि जो निहारिका थी वो पहले पूरी बहुत ज़्यादा गर्म थी, बहुत तप्त थी और गतिशील थी। धीरे धीरे करके विकिरण की क्रिया के द्वारा उसकी जो ऊष्मा है वो निकलती गई, तो धीरे धीरे करके जो ऊपरी हिस्सा है वो पहले ठंडा होना शुरू हो गया, जबकि निचला हिस्सा उस समय भी गर्म ही अवस्था में था। अब तापमान यदि ऊपर वाले हिस्से का कम होगा और नीचे वाले हिस्से का अधिक होगा तो सीधी सी बात है कि जो तापमान में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएगा तो वो जो पदार्थ है या जो उसे निहारिका का ऊपरी हिस्सा है वो उससे अलग हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों का तापमान में अंतर हो गया है, जिससे सिकुड़ते मध्य भाग में एक छल्ला निहारिका से अलग हो गया और निहारिका का चक्कर लगाने लगा। लाप्लास महोदय के अनुसार भविष्य में इस छल्ले के 9 भाग हो गए। इन्होंने कहा कि वो एक छल्ला जो है निकल के अलग हो गया और वो जो छल्ला निकला उसके 9 भाग हो गए और प्रत्येक छल्ले के समस्त पदार्थ ने वो धीरे से करके एवं अलग हो गया और वहाँ दूसरे स्थान पर जाकर समस्त पदार्थ ने एक स्थान पर गांठ जैसा रूप ले लिया, ठोस रूप ले लिया और आगे चलकर ठोस रूप लिया और जिससे प्रत्येक ग्रह का आविर्भाव हुआ। इन्होंने अपनी परिकल्पना में बताने का प्रयास किया है कि निहारिका पहले से ही विद्यमान थी, तापमान की भिन्नता के कारण उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग हो गया और जो अलग हुआ हिस्सा वो 9 हिस्से नहीं अलग हुए बल्कि एक हिस्सा अलग हुआ और जो हिस्सा अलग हुआ निहारिका से वो ही 9 भागों में बट गया और धीरे धीरे करके 9 ठोस गांठों में वो परिवर्तित हो गया और जो 9 गांठें तैयार हुई इन्हीं गांठों से वर्तमान समय के ग्रहों का निर्माण हुआ। ऐसा लाप्लास महोदय अपनी परिकल्पना में बताते हैं। जैसा कि शीर्षक में कहा गया है कि क्यों है विशेष निहारिका परिकल्पना, तो इसका कारण यह है कि सामान्य रूप से क्या होता है, जब कोई अपनी परिकल्पना या सिद्धांत का प्रतिपादन करता है तो पिछले दिए हुए जो भी सिद्धांत या परिकल्पनाएं होती हैं उनकी आलोचना करता है या अपने सिद्धांत को बढ़ चढ़ के बताता है। लेकिन लाप्लास महोदय ने अपने से पहले प्रतिपादित महोदय कांट जो थे उन्होंने 1755 में अपनी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। उसके बाद ये परिकल्पना आई निहारिका परिकल्पना। तो इनका जो अप्रोच था वो पॉजिटिव था। इनका कहने का अर्थ था कि उस परिकल्पना में जो कमियां थी मैं उन्हें दूर करता हूँ और उससे 2 कदम आगे बढ़ करके इन्होंने संपूर्ण सौर मंडल से संबंधित जो भी रचना का कारण था उसको इन्होंने विकसित रूप में बताया। जैसे कि उन्होंने कहा कि वायव्य राशि जो है वो फैली हुई थी, उन वायव्य राशियों का एकत्रीकरण होता है, उसके बाद निहारिका का निर्माण होता है। तो ये पहले से ही बता रहे हैं कि निहारिका जो है वो पहले से ही ब्रह्मांड में विद्यमान थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो इनका अप्रोच था अपनी परिकल्पना को प्रतिपादित करने का, वो दूसरे विद्वान की आलोचना ना होकर उसका विकसित रूप जो है इन्होंने सबके सामने प्रतिपादित किया। और चूंकि ये गणितज्ञ थे तो मात्रात्मक गणना का इन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया। कुल मिलाकर कांट महोदय का जो प्रयास था उसके आगे का जो प्रयास था उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ तक इस परिकल्पना के मूल्यांकन का प्रश्न है तो इनके परिकल्पना में बहुत सारी आलोचनाएं हुई, क्योंकि इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या के लिए जो विज्ञान के तथ्यों का सहारा लिया था वह सही नहीं था। सर्वप्रथम कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले कहा जाता है कि अपने सरल रूप के कारण लाप्लास की जो परिकल्पना है उसको प्रारंभ में तो बहुत समर्थन मिला। लगभग 150 वर्षों तक इनका समादर होता रहा। इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए, परंतु जिन तथ्यों पे इनकी आलोचना की गई उसमें सबसे पहले जो आलोचना का पहला पॉइंट है वो यह है कि निहारिका से 9 ही छल्ले क्यों निकले।
अधिक या कम भी छल्ले निकल सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि निहारिका से सिर्फ 9 ही छल्ले निकले। इनकी जो परिकल्पना में है उसमें इन्होंने ये मान कर चलते हैं कि प्रारंभ में एक गतिशील एवं तप्त निहारिका थी, पर यह निहारिका कहाँ से आई, कहाँ से उसमें ऊष्मा पैदा हुई और किस प्रकार से, किस कारण से उसमें ऊष्मा का क्षय होने लगा, इन प्रश्नों का ये स्पष्ट रूप से उत्तर नहीं दे सकते हैं। लेकिन यह कहा जा सकता है कि लाप्लास की ये जो परिकल्पना है वो एक कल्पना मात्र है, क्योंकि निहारिका का जब अस्तित्व ही नहीं इन्होंने स्पष्ट किया है कि वो निहारिका आई कहाँ से थी, तो यह एक कल्पना मात्र ही मालूम चलता है। उपयुक्त त्रुटियों के आधार पर ही ये प्रमाणित किया जाता है कि निहारिका परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में गलत धारणा तो प्रस्तुत करती ही है, साथ साथ पृथ्वी के इतिहास तथा उसके भूगर्भ के विषय में भी गलत तथ्यों का प्रचार करती है। देखा जाए तो लाप्लास की यह परिकल्पना काल्पनिक ज़्यादा प्रतीत होती है। वर्तमान समय में यह परिकल्पना मान्य नहीं है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी सरल भाषा में लाप्लास की यह निहारिका परिकल्पना समझ में आई होगी। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।